विदेशी आक्रांता औरंगजेब को तो आप सब जानते ही होंगे। औरंगजेब ने 11 तोपों से विजयनगर मंदिर को उड़ाया था। इस मंदिर को सूर्यदेव का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नए संसद भवन की डिजाइन 11वीं सदी के विजय मंदिर जैसी ही हूबहू दिखती है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने संसद भवन के ठीक सामने नए संसद भवन का पहला पत्थर आधारशिला पूरे मंत्रोच्चारण के साथ समर्पण भाव से रखी थी। इसलिए कांग्रेस पीएम मोदी का विरोध करती है, क्योंकि पीएम मोदी ने उसका आरोप है कि भारत का भगवाकरण किया जा रहा है और पवित्र किया जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि 29 मई को काफ़ी खबरें प्रकाशित हुईं और आपको बता दें कि यह भवन नया संसद भारत का, जो भारत का गौरव है, गौरवशाली गौरव होने का प्रतीक है, 19 महीने में पूरा हुआ और इस पर लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े और इतने खर्च करने के बाद नई संसद भवन तैयार है। यह भवन 64,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और 4 मंजिला संसद भवन बहुत ही भव्य भारतीय वास्तुकला का जीता जागता नमूना है, जिसे रविवार 28 मई को पूरे विधि विधान के साथ इनॉग्रेट किया गया। और आपको बताते चलें कि सर्व पंथ पूजा पाठ का भी पीएम मोदी ने काफ़ी ध्यान रखा। आपने अब तक नए संसद भवन के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन नए संसद भवन की सबसे ज़्यादा चर्चा विदिशा में हो रही है। इसका क्या कारण है? आपको बताते चलें कि विदिशा का परमार कालीन ऐतिहासिक विजय मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए संसद भवन नई दिल्ली की डिजाइन को लेकर इतिहासकार गोविंद देवलिया ने दैनिक भास्कर से जब बात की और जानकारी दी कि नई संसद भवन का निर्माण सूर्य मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। इतिहासकार देवलिया कहते हैं कि विजय सूर्य मंदिर का निर्माण परमार कार की, जो परमार काल रहा है काफ़ी उत्कृष्ट, के शासक राजा कृष्ण ने प्रधानमंत्री के हाथों, जो चालुक्य वंशी वाचस्पति ने 11वीं सदी में करवाया था। मंदिर का निर्माण परमार शैली के अनुरूप भव्य विशाल पत्थरों पर अंकित परमार कालीन राजाओं की प्रथाओं से गया था। सूर्य मंदिर 150 गज ऊंचा बताया जाता था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण पूरा मंदिर परिसर मिट्टी के टीले में तब्दील हो गया। 20वीं सदी के प्रारंभ में बेतवा नदी में बाढ़ आने के कारण यह इलाका मैदान जैसा नजर आने लगा। सूर्य मंदिर को कई बार निशाना बनाया गया। मंदिर की भव्यता और विशालता मुगल शासकों के मन में खटकती थी। 1233-34 में पहली बार विजय सूर्य मंदिर में मोहम्मद गौरी के गुलाम अल्तमश ने आक्रमण किया। उसने मंदिर के साथ सभी प्रतिमाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और लूट कर ले गया। मंदिर का सन 1250 में फिर से पुनर्निर्माण कराया गया। हालांकि इसकी सुंदरता को फिर नजर लग गई और सन 1290 में अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से विजय सूर्य मंदिर को तोड़ डाला और लूट लिया। इसके साथ आपको बता दें सन 1459 में और 60 में महमूद खिलजी ने भी मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। सन 1532 में विजय सूर्य मंदिर को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और आपको बता दें कि मुग़ल शासकों का सबसे बड़ा विदेशी आक्रांता औरंगजेब ने तो हदी कर दी और 11 तोपों से मंदिर को उड़ाया। इतिहासकार देवलिया का कहना है कि 17वीं शताब्दी में मुग़ल शासक आक्रांता औरंगजेब की नज़र जब इस सूर्य मंदिर पर पड़ी तो उसने कई हमले करवाए, लेकिन मंदिर की भव्यता मंदिर को सुरक्षित रखने के कारण बनी रही। फिर मंदिर की विशालता और औरंगजेब से
बर्दाश्त नहीं देखी गई और उसने 11 तोपों का उपयोग कर 1682 में मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हमले में ज़्यादातर हिस्सा नष्ट हो चुका था। तोपों की वजह से मंदिर को उड़ाकर पूरी तरह लूट और तोड़कर ज़्यादातर मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। कुछ अवशेषों को दफन कर उसके ऊपर एक चबूतरा बनाया गया और मस्जिद का निर्माण कराया गया। यहाँ पर नमाज पढ़ी जाने लगी। मुग़ल शासकों के कमज़ोर होने के बाद यह क्षेत्र मराठा शासकों के अधीन हो गया। उस समय उन्होंने नमाज पर पाबंदी लगा दी थी। तब बेतवा नदी के उस पार उदयगिरी रोड पर स्थित ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की जाती थी। देखरेख कम होने की वजह से, अभाव की वजह से यह क्षेत्र विरासत वीरान होती चली गई और प्राकृतिक आपदा में पूरा का पूरा कंपाउंड मिट्टी के टीले में परिवर्तित हो गया। 20वीं सदी के बाद यहाँ आप देखते हैं कि नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई थी और 1934 में इस इलाके में खुदाई हुई, तब यहाँ मंदिर के अवशेष मिले। इसके बाद यहाँ मंदिर के होने की बात सामने आई। इस पूरे इलाके की गहनता से खुदाई की गई तो यहाँ पर भव्य मंदिर मिला। 1934 में ही हिंदू महासभा के विजय मंदिर के पुनरुद्धार की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया गया। यह आज़ादी के बाद तक चलता रहा और इसका राजनीतिक फ़ायदा भी हुआ। हिंदू महासभा थी, उसे कई सांसद और विधायक मिले, चुने गए। यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री तख्तमल जी जैन और राम साय जी सक्सेना को भी हिंदू महासभा के प्रत्याशियों ने पराजित कर दिया था। साल में एक दिन नाग पंचमी के दिन ही खुलता है मंदिर का पट। 1965 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ने इस विवाद का हल निकाला और मुस्लिम वर्ग के लिए भोपाल शासन की भूमि पर ईदगाह का निर्माण कराया और विजय मंदिर का पूरा परिसर पुरातत्व विभाग को सुपुर्द कर दिया। जब से इस परिसर के ताले सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खोले जाते हैं। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल ऊपरी मंजिल पर एक परिसर पट के बंद पट हैं, शेष परिसर दर्शन के लिए खुला है। विदिशा वासियों का कहना है, शासन से मांग कर रहे हैं कि ऊपरी परिसर के बंद तालों को खोला जाए ताकि वहां पर रखी मूर्तियों के दर्शन किए जा सकें। इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए ताकि यह मंदिर अपने पुराने भव्य रूप में आ सके। प्राचीन विजय सूर्य मंदिर के गेट पर निर्मित देव विशाल स्तंभ नई लोकसभा के प्रवेश द्वार में मेल खाते हैं। विजय मंदिर के यदि एरियल व्यू को देखा जाए तो संसद भवन की तरह ही मंदिर की ऊंचाई 150 के करीब। भारत की पुरानी संसद का डिज़ाइन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर के आधार पर किया गया था। इसी तरह भारत की नई संसद भवन का डिज़ाइन भी मध्य प्रदेश के विदिशा के विजय सूर्य मंदिर के मॉडल पर तैयार किया गया है। साक्षी के कातिल साहिल पर बड़ा खुलासा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल पहले शाहबाद से परिवार को भगाया गया था क्योंकि उनमें से कोई न कोई कमी रही होगी। जैन कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बताया कि साहिल पहले भी शाहबाद डेयरी इलाके में लड़ाई झगड़े करता था, जिसकी वजह से उसे शाहबाद से डेयरी आने तक या फिर वहाँ से रहने वाले वहाँ के लोगों ने उसे वहाँ से भगा दिया। शाहबाद डेयरी इलाके में साक्षी की हत्या के मामले में बुलंदशहर के अटेरना गांव से गिरफ्तार किया गया है साहिल को। साहिल खान को दिल्ली लाया जा रहा है और साक्षी की हत्या का कोई दुख नहीं है, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है और न कोई पछतावा है। साहिल को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस कर्मियों ने यह बात उच्च अधिकारियों को बताई। साहिल साक्षी से इस तरह गुस्से में था कि उसने एक हैवान राक्षस की तरह उस पर 22 बार वार किए चाकुओं से और कई दिनों से वह बस अड्डा से बस पकड़कर अपनी बुआ शमीम के घर
आया। बुआ के घर पहुंचने पर माँ को फ़ोन किया। उसे शहबाज डेयरी इलाके में लोग सभी सनी के नाम से जानते हैं और एक और नाम उसका आया है और उसके हाथ में कलावा भी बंधा हुआ है, तो कोई और भी एंगल हो सकता है। पुलिस उससे सभी पहलुओं को लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है और उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। मकान मालिक रामफूल ने बताया कि साहिल माता पिता व 3 बहनों के साथ प्रहलाद की जैन कॉलोनी में उनके मकान मालिक के जो घर है उसके ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। रामफूल पहली मंजिल पर रहते हैं और उन्होंने बताया कि साहिल के पिता मोहम्मद सरफराज वेल्डिंग का काम करते हैं और वह एसी कूलर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर रहता है। उसकी माता दुकान चलाती हैं, 2 छोटी बहनें पढ़ती हैं और बड़ी बहन काम करती है। वर्ष 2022 और 23 में आए तूफान और चक्रवात की विवरण इस वीडियो में देने वाला हूँ। असानी चक्रवात माह मई 2022 प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। इस तूफान का नाम श्रीलंका ने दिया। बोनी चक्रवात जुलाई 2022 मैक्सिको कोस्टा रिका। सितरंग अक्टूबर 2022 पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश थाईलैंड। सिर्फ 2 करोड़ आबादी वाले रोमानिया की संसद सबसे बड़ी है। एक देश का नाम है रोमानिया, आबादी महज 2 करोड़ यानी हम भारत देश की राजधानी दिल्ली जितनी, लेकिन इस देश का संसद भवन दुनिया का सबसे बड़ा है। विडंबना अनफॉर्चुनेटली ये है कि इसे बनवाने वाला तानाशाह ही इसका उपयोग नहीं कर सका। उससे पहले उसे गोली मार दी गई। ये है टेररिस्ट एक्टिविटी का जीता जागता उदाहरण। रोमानिया इज अ सदर्न यूरोपियन कंट्री नॉन फॉर द फॉरेस्टेड रीजन ऑफ ट्रांसिल्वेनिया rinsed by the Carpathian Mountains. Its preserved medieval towns includes Singsora, and there are many fortified churches and castles. Notably, Cliff Top Brain Castle, long associated with the Dracula legend. भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम भले ही ब्रिटेन से प्रेरित हो, लेकिन हमने वहाँ का सीटिंग प्लान या सीटिंग पैटर्न नहीं अपनाया। ब्रिटेन में सांसद आमने सामने बैठते हैं, जैसा कि आपने कार्रवाई होते हुए देखा होगा। हमारे यहाँ हॉर्स शू की तरह बेंच लगाई गई हैं ताकि सारे सांसद एक दूसरे से नहीं बल्कि स्पीकर चेयर को संबोधित करें और रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन ऐसे अपनी बात रखें। दुनिया की ऐसी 8 चर्चित पार्लियामेंट बिल्डिंग्स उनकी खासियत और उनमें छिपे संदेश को पूरी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 है पार्लियामेंट्स का सीटिंग अरेंजमेंट। दुनिया की संसदीय बिल्डिंगों में बैठने के लिए 5 तरह की व्यवस्थाएं हैं। उनमें से सबसे पहली व्यवस्था है सेमी सर्कल। इस तरह की सीटिंग में मेंबर्स एक दूसरे को संबोधित करने के बजाय चेयर पर बैठे अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। इससे आपस में विवाद के बजाय स्तरीय की परिपाटी बनाए रखने में मदद मिलती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यही व्यवस्था उपयोग में है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे तमाम देशों की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स में ऐसे का हॉर्स शू अरेंजमेंट यह भी सेमी सर्किल पैटर्न से मिलती जुलती व्यवस्था है। बस इसमें कुछ हद तक अलग अलग तरफ बैठे विरोधी दलों के नेता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट जैसे देशों में इस तरह का सिटिंग पैटर्न पाया जाता है। गोलाकार सिटिंग पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट। इस तरह की व्यवस्था बहुत ज़्यादा देशों में उपयोग में नहीं की जाती। लीबिया और उज्बेकिस्तान में यह इस्तेमाल में आ रही है। नेक्स्ट है आमने सामने सिटिंग व्यवस्था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन है, जहां वेस्टमिंस्टर में बेंच आमने सामने होती है। इसमें एक तरफ सत्ताधारी पार्टी रूलिंग पार्टी तो दूसरी तरफ विपक्षी अपोजिशन बैठता है। यह संविधान के बजाय संसद की सर्वोच्चता दिखाता है।
कनाडा, कनाडा, बोत्सवाना और नामीबिया में भी इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट का दूसरा है क्लासरूम, जिसमें सारी कुर्सियां या बेंचों का मुंह सामने की तरफ होता है, मतलब सबका ध्यान एक ही व्यक्ति पर केंद्रित होता है। आमतौर पर कम्युनिस्ट, एकल पार्टी या ऑटोक्रेटिक देशों में यह व्यवस्था अपनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल रूस, चीन और उत्तर कोरिया में पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन 2024। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद सभी दल मिशन 24 की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी इस समय आगरा में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी समरसता मिशन में जुटे हुए हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी समरसता के इस अभियान के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के इस अभियान को कार्यकर्ता पार्टी के लिए संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि रालोद कार्यकर्ताओं का मानना है कि जयंत चौधरी का यह अभियान पार्टी को मजबूत करेगा और इससे पार्टी मजबूती से 2024 के चुनाव में आगे बढ़कर चुनाव में हिस्सा लेगी। बता दें कि जयंत चौधरी ने 27 से 28 मई को आगरा के कई गांवों में समरसता अभियान के तहत नुक्कड़ सभाओं में भी भाग लिया। इस समय आगरा की जाट बाहुल्य फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर भी आरएलडी की नज़र बनी हुई है और इसीलिए जयंत चौधरी यहाँ पर पिछले 2 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। जयंत जाटों के अलावा दूसरी जातियों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। रालोद के समरसता अभियान का मकसद सामाजिक दायरा बढ़ाना है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की आगरा इकाई समरसता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी हुई है। उसी अभियान के तहत जयंत चौधरी के दौरे का दूसरा दिन मालपुरा के जरुआ जरुआ कटरा में था। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जयंत का भव्य स्वागत किया था और समरसता अभियान के तहत लोगों के बीच पहुंचे अखिलेश यादव को भी मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का गठबंधन है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में रालोद ने शानदार प्रदर्शन किया था और कई सीटों पर उसे जीत भी मिली थी। वहीं रालोद की जीत से अखिलेश का भी कद बढ़ सकता है, क्योंकि आगरा में जहां 2004 के बाद सपा को इस सीट पर जीत नहीं मिली है, वहीं फतेहपुर सीकरी में साल 2009 के बाद सपा इस सीट पर वापसी नहीं कर पाई है। हालांकि अब जयंत चौधरी की मेहनत से अखिलेश को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो इन सीटों पर सपा, रालोद, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को काफ़ी फायदा हो सकता है।